गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ चुके थे कक्षा 7 के लिए रुचिरा द्वितीय भाग का पाठ नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट जो अपना प्रश्न है इसमें आपसे क्या पूछा है, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। ये सारे शब्द संस्कृत के हैं, ठीक है। इनका हम अर्थ भी जानेंगे। ऊपरी, ऊपर का अर्थ, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, अध नीचे, उच्च ही जोर से, नीचे ही धीमे से या नीचे से। बही, बाहर, अलम, बस मनाई के भाव में प्रयुक्त होता है। कदापि, कभी भी। अंतः, अंदर, पुनः, दोबारा। कुत्र, कहाँ, कदा, कब, एकदा, एक बार। एक बार पुनः देखेंगे। ऊपरी, ऊपर, अध नीचे, उच्चई जोर से, नीचे धीमे से, बही बाहर, अलम बस। कदापि, कभी भी, अंतः अंदर, पुनः दोबारा, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 2। इसमें देखिए आपको क्या करना है, अव्यय पदों को चुन करके जो वाक्य के अर्थ के अकॉर्डिंग अव्यय पद, इसमें जो अर्थ देखिए, जो अर्थ उचित है वाक्य के अकॉर्डिंग, वो आपको अव्यय पद इसमें फिल करना है। देखिए फर्स्ट, देखिए वृक्षस्य खगा बसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं, तो ऊपरी अव्यय पद कहाँ आएगा, फर्स्ट नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में। अब देखिए सेकंड है आपका विवादेन, विवादेन बस करो या मत करो, तो अलम मतलब बस, ठीक है। वर्षा काले ग्राहात्मा गच्छ, वर्षा के समय, काले यानी समय, ग्राहात घर से बाहर, मान माँ मतलब अर्थ क्या होता है, नहीं, नहीं जाना चाहिए, गच्छ जाना चाहिए, तो बही बाहर, 3 नंबर में क्या आएगा, बही अव्यय पद। मंचस्य खाली जगह श्रोतारय उपविष्टा संति, मंच के ऊपर श्रोतागण बैठे होते हैं, नीचे बैठे होते हैं, तो नीचे बैठे होते हैं, अर्थ अध, नीचे का अर्थ क्या होगा, अध, अधः श्रोतारय उपविष्टा संति। छात्रा विद्यालय अंतः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर आते हैं, तो प्रवेश कहाँ करते हैं, अंत, तो 5 नंबर में क्या आएगा, अंत अव्यय पद। अब देखिए थर्ड नंबर का प्रश्न है आपका। इसमें हमको क्या करना है, इसमें आपके कुछ क्रियापद दिए गए हैं और इन क्रियापदों से जो आपकी अशुद्ध क्रियापद है उसको आपको छांटना है। अब जैसे गमंती, गमंती के रूप देखिए, इसको एक बार यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। यच्छन्ति देना, पृच्छन्ति पूछ रहे हैं, धावन्ति दौड़ रहे हैं, या बहुवचन क्रिया है इसलिए अंति अंति लगा हुआ है। अब यहाँ गमंती की जगह देखिए गम के रूप चलते हैं गच्छ की तरह, और गच्छ का अर्थ होता है जाना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गच्छन्ति। शुद्ध रूप भी मैंने नीचे लिखा है आपको, गच्छन्ति, और अशुद्ध रूप छांटना है। अशुद्ध रूप हमको क्या करना है, सामने लिखना है, गमन्ति। रामेन, ग्रेहेन, सर्पेन, गजेन। अब देख गजेन का जो तृतीय विभक्ति है, रामेन की, ग्रहण की, सर्पेन की, तो यहाँ पर गजेन की, गजेन को हम इस तरीके से लिखेंगे, ना कि इस तरीके से। ये वाला नय नहीं आएगा, ये वाला नय आएगा, नैनल वाला। लत्याह, मात्याह, रम्याह, निस्या, और यहाँ पर मात्या, मात्या के रूप इस तरीके से नहीं चलेंगे, चतुर्थी विभक्ति में कैसे चलेंगे, मात्रा, तो यहाँ पर अशुद्ध क्या आएगा, मात्या। हमको अशुद्धि तो छांटना है। अब देखिए लते, रमे, माते, प्रिय। अब देखिए लता, लते, लता द्विवचन छांटना है, तो यहाँ पर माते का द्विवचन मात्रे थोड़ी होता है, मात्रो होता है, क्या आता है, मात्रो, तो यहाँ पर माते अशुद्ध है। लिखती, गर्जती, फलती, सेविती। अब देखिए यहाँ पर जो सेविती है ये भी अशुद्ध है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, शुद्ध रूप क्या होगा, सेविते। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मंजूषा समानार्थक पदानी चित्वा लिखित। समानार्थक मतलब जो समान अर्थ, जैसे प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करना, और कोई ऐसा ही दूसरा शब्द हो जिसका अर्थ भी क्या होता है, प्राप्त करना, वैसे शब्द हमको सामने लिखने हैं। प्राप्य मतलब प्राप्त करना, और लब्धा मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना, तो लब्धा यहाँ आएगा। कुशला मतलब निपुण होता है, दक्ष मतलब भी क्या होता है, निपुण, सेकंड में क्या आएगा, दक्ष। हर्षस्य मतलब क्या होता है, खुशी, और प्रसन्नता मतलब भी क्या होती है, खुशी। समानार्थक यानी समान अर्थ वाले, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रसन्नता। देहस्य मतलब शरीर होता है, और शरीरस्य मतलब भी शरीर होता है, 4th नंबर में शरीरस्य। वैधम मतलब क्या होता है, चिकित्सक होता है, तो वैधम कहाँ आएगा, 5th नंबर में वैधम चिकित्सक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
नेक्स्ट है अपना 5th नंबर का प्रश्न। इसमें क्या करना है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। अधोलिखित जो प्रश्न है आपके, इनका जो उत्तर है हमको एक एक शब्द में लिखना है, ठीक है। पूर्ण वाक्य में ना लिख करके क्या करना है, एक एक शब्द में लिखना है। मंचे कति बालकवय उपविष्टा संति। अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो इनके आंसर आप खुद भी जानते हो। मंचे कति बालकवय उपविष्टा संति, बताइए मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए थे, कितने बाल कवि बैठे हुए थे, चत्वार, 4 बाल कवि बैठे हुए थे। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल यानी शोरगुल कर रहे थे, बताइए श्रोतागण। तो यहाँ पर क्या आएगा, श्रोतारय, श्रोतारय कोलागल कोलाहलम कुर्वन्ति। गजाधर कम उद्देश्य उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। अब देखिए इसमें गजाधर ने किस उद्देश्य काव्य को प्रस्तुत किया, बताइए। गजाधर ने किसके बारे में बताया था, आधुनिक चिकित्सक के बारे में बताया, तो आधुनिकम वैदम। क्या आएगा आंसर, आधुनिकम वैदम। तुंदिल कश्य ऊपरी हस्तम आवर्तती। देखिए कि तुंदिल जो था किसके ऊपर हाथ फेर रहा था, बताइए। तुंदस्य तौंद के ऊपर हाथ फेर रहा था, तुंदिल तो तौंद के ऊपर ही हाथ फेर रहा था। लोके पुनः पुनः कानी भवंती। इस संसार में पुनः पुनः क्या नहीं होता है, बताइए। शरीर वापस से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए क्या करना चाहिए, दूसरा का जब भोजन फ्री में मिले तो उस पर टूट पड़ना चाहिए और अपने शरीर के बारे में सोचना नहीं चाहिए और खूब जी भर करके खाना चाहिए। ये हास्य कवि बोल रहे थे। किम कृत्वा धृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, बताइए। कर्ज करके। तो कर्ज को क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में, ऋणम। आंसर क्या आएगा, ऋणम। कर्जा करके घी पीना चाहिए। अब देखिए 6 नंबर का जो प्रश्न है अपना, मंजूषात पदानी चित्वा कथाया पूर्ति कुरुते। मंजूषा में से पद को क्या करना है, चुनना है और कथा को पूरी करना है। और ये कथा किसकी है, एक पुराने समय में एक राजा के एक क्या था, एक राजा और एक बंदर रहते थे। एक राजा क्या हुआ था, सोया हुआ था और बंदर क्या कर रहा था, उसकी पंखे से हवा कर रहा था। तभी एक मक्खी उसकी नाक पर आकर बैठ जाती है और वह बंदर बार बार उस पंखे से उसकी मक्खी को हटाने की कोशिश करता है। मक्खी तो उड़ जाती है, राजा की क्या कट जाती है, नाक कट जाती है। वो तलवार का प्रहार करता है उसको भगाने के लिए और मक्खी दूर भाग जाती है, उसकी नाक कट जाती है। कहा है कि मूर्खों के साथ मित्रता उचित नहीं है। राजा ने बंदर को क्या माना है, मूर्ख माना है। इसलिए देखिए वो कविता है, वो कथा है, हम उसको कंप्लीट करेंगे इन शब्दों के माध्यम से। पुरा एकस्य नृपस्य एक प्रिय बानरा आसीत। एक नृप सुप्त आसीत, बानर व्यंजनेन तम अभिजियत। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या आएगा आपका प्रिय, सेकंड में क्या आएगा सुप्त और थर्ड में क्या आएगा आपका व्यजनेन। क्या आएगा व्यजनेन, देखिए व्यजनेन क्या आएगा, व्यजनेन पंखे से हवा कर रहा था तथे तभी एक मक्खी उसकी नासिका पर बैठ गई। देखिए फोर्थ में ये उपविष्यत है, बैठ गई। ठीक है, अब देखिए बानर है बारम बारम व्यजनेन तमने। बानर क्या कर रहा था, उनको बार बार हटाकर उसको भगाने की कोशिश कर रहा था, किसको, मक्खी को। फिर भी वह पुनः पुनः नाक पर आकर के बैठ गई, नासिकाया में यानी नासिका पर आके बैठ गई। अंत्य से मक्खी का खड़गेन प्रहार, अंत में उसने क्या किया, मक्खी को भगाने के लिए तलवार का प्रहार किया। तो साथ में क्या आएगा, तलवार। आप देखिए उसके बाद क्या होता है, मक्खी तो उड़ जाती है, दूरम गत्वा, मक्खी तो दूर चली जाती है। तो देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है 8। ठीक है, किंतु खड़क प्रहारे नृप नासिका छिन्नावत। किंतु खड़क के तलवार के प्रहार से जो राजा की नाक है वो कैसी हो जाती है, छिन्न हो जाती है। अतः एवं उचित, सही ही कहा, उचित ही कहा गया है। मूर्ख जनों के साथ मित्रता कैसी नहीं है, उचित नहीं है। तो लास्ट में जो 10वां है आपका, उसमें क्या आएगा, मित्रता। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको नंबर दे दिए गए हैं, इनसे आप फिल करके इनका अर्थ भी करोगे और इस कथा को कंप्लीट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, विलोम पदानी योजित है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, विलोम पद बताना है। क्या बताना है, विलोम पद का योजन करना है। योजन यानी कि उचित मेल करना है। अध का मतलब क्या होता है, नीचे, और ऊपरी तो ऊपर ही आएगा। अंत्य मतलब अंदर, तो बही मतलब बाहर। उल्टा बताना है इसका। दुर्बुद्धि यानी बिना बुद्धि, और देखिए बिना बुद्धि यानी बेकार बुद्धि वाला बच्चा, जो कि दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि नाश हो गई है। सुबुद्धि यानी अच्छे अच्छे विचार वाला। उच्च मतलब ऊपर, नीचे मतलब नीचे।
या जोर से भी लगा सकते हैं। ऊंचे मतलब जोर से और नीचे मतलब धीमे से। दुर्लभ, कठिन और सुलभम बहुत इजी, सरल। अब देखिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पर, इनको भी आपको पढ़ना है। अस्मिन पाठे अध अंत, इस पाठ में ना अंत अध यानी अध यानी नीचे, अंत यानी अंदर, बही यानी बाहर, नीचे धीमे से, पुनः दोबारा इत्यादि अव्यय पद हैं। इन पदों को देखिए तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में एक ही रूप होते हैं। जो आपको अव्यय पद दिए गए हैं इनका सभी विभक्ति, सभी वचन और सभी लिंगों में एक रूप होते हैं, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इसको श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नम वेति तदभयम। इसमें क्या बताया गया है, समान तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जहाँ समान होते हैं वो कौन से पद कहलाते हैं, वो अव्यय, मतलब उनका क्या नहीं होता, व्यय नहीं होता, वे अव्यय पद होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपने ये बहुत ही ध्यान से पढ़ा है, आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये एक्सरसाइज अपने जो अभ्यास कार्य है अपनी संस्कृत की कॉपी में सफाई से करना है और टाइम से चेक करवाना है। थैंक यू।